हाँ जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन फूड सप्लाई। पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब आगे एग्रीकल्चर किस तरीके से फूड सप्लाई में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग सोर्स ऑफ फूड आइटम्स, द ऑल द फूड सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स। एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज़्यादा सारी नीड्स की फुलफिलमेंट जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर पूरे वर्ल्ड में। तो प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी होना, ऑयल्स की अवेलेबिलिटी होना या वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी के लिए हम सब लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। The carbohydrates provide all the living beings with energy. These are produced in the form of grains that grow in farms such as rice, wheat and potatoes. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स जो वीट, राइस और पोटैटो है वो हमें एग्रीकल्चर की हेल्प से ही मिल पाता है। It's helpful to build our body with proteins. They are distributed by agriculture as grams and other leguminous goods. ठीक है, तो दालें और जो बाकी सारी लेग्यूम की आउटपुट्स आती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनमें से हमें जैसे पिजन है, पिजन पी है, तो दीज आर द काइंड ऑफ प्लांट्स जहाँ से हमें प्रोटीन का सोर्स जो है वो मिलता है। Such commodities include beans, pulses such as black gram, Bengal gram, green gram, etc. तो बहुत सारी ऐसी ग्राम्स की, पल्सेस की कैटेगरीज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अदर प्रोटीन सोर्सेज सच एज बीफ, फिश एंड डेयरी आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। तो बीफ, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री एंड फार्मिंग। Protein from vegetarian sources is cheap and healthy without the risk of disease. वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है और डिजीज़ फ्री भी रहता है। पीपल देयरफॉर रिलाई ऑन प्रोटीन फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर देयर डेली नीड्स. It is essential to supply energy, body structure and heat with fats and oils. ठीक है, तो फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी और बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग सनफ्लावर। सनफ्लावर को की खेती जो है, सनफ्लावर की खेती से हमें ऑयल्स जो और फैट्स जो हैं दे आर अवेलेबल। ग्राउंडनट इसका दूसरा सोर्स है। मस्टर्ड इज़ द अनदर सोर्स। सेसमे सीड्स जो हैं दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम एग्रीकल्चर। फ्रूट्स के बीच में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फ्रूट्स हैव ऑर्गेनिक एंड इंटेक्ट फूड कंटेंट बिकॉज दे डोंट नीड टू कुक। फ्रूट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इमीडिएटली दे आर द गुड सोर्स ऑफ vitamins and carbohydrates and iron also. Therefore, they don't need to cook. Children, the elderly and sick people make them digestible. आसानी से बच्चे और बूढ़े इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक वाइन। वाइन की प्रोडक्शन ग्रेप फ्रूट से होती है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेरेमनीज। फ्लावरिंग जो हॉर्टिकल्चर जो टेक्निक है उसकी हेल्प से फ्लावर्स जो हैं उसकी खेती बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है, जिससे जो सेरेमनीज़ हैं उनको डेकोरेट करने के टाइम पे हमारे फ्लावर्स आर अवेलेबल. They are also a rich source of fragrance, coloring material, etc. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मेडिसिन. मेडिसिन के लिए एग्रीकल्चर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एंजाइम्स, उनकी प्रोडक्शन के लिए पपेन एंजाइम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट पपाया. पपाया से पपेन एंजाइम जो है वो मिलता है. दिस पपेन इज़ यूज्ड एज एन एंजाइम दैट इज़ ऑर्गेनिक. ऐसा ऑर्गेनिक एंजाइम पपाया से मिलता है हमें. इट इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर indigestion for one of the digestive system. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंडाइजेशन को प्रॉपरली क्योर करने के लिए जो पपेन एंजाइम है वो हेल्पफुल रहता है. especially useful for the elderly and sick. This papain is obtained by the cultivation of papaya on a large scale. लार्ज स्केल पे पपाया की खेती की जाती है, वहाँ से एंजाइम जो है पेपेन हमें मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. द नेक्स्ट इज़ लेक्सेटिव्स. लेक्सेटिव्स के बीच में
कल्टिवेशन ऑफ एस्पागनोल यूज्ड फॉर मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। लेक्सेटिव्स जो हैं ये वैसे द्रव्य पदार्थ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। अल्कलॉइड्स हैं लाइक अ ड्रग, मोस्ट अल्कलॉइड्स आर यूज्ड, दवाई के तौर पे यूज़ होते हैं। ओपियम अल्कलॉइड्स सच एज मॉर्फिन रिलीव सवियर पेन, कफ एंड लॉस ऑफ मूवमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो लॉस ऑफ मूवमेंट्स अगर हो रही हों या कफ और पेन हो रही है तो उस केस में मॉर्फिन जो है वो हेल्पफुल रहती है। दीज आर obtained in farms through the growth of opium poppy plants. Likewise, farming obtains alkaloids such as hyoscine, ephedrine and physostigmine, ठीक है। ये कुछ अल्कलॉइड्स के नाम बताए गए हैं यहाँ पे जिनको फार्मिंग की हेल्प से तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स आर दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में बहुत अच्छे लेवल पे इनको यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स इंक्लूड हार्ट फेलियर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सच एज डिजिटल्स। सेना इज़ अ ग्लाइकोसाइड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। स्टीरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड ड्रग्स इन द हार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टीरॉयड ड्रग्स जो हैं उनको यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी। एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी के लिए है ये। एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड और एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड सारी की सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी कहलाती है। एग्रीकल्चर के तौर पे जिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है एट अ ब्रॉड वास्ट लेवल, उनको एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी का नाम देते हैं। Agriculture and all the components of biological diversity that make up agricultural ecosystem, also known as agroecosystems. The variety and variation of animals, plants and microorganisms at the genetic, species and ecosystem levels needed to sustain key habitats. तो बहुत सारी वैरायटी है वेजिटेशन की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एट द जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम लेवल। जेनेटिक लेवल पे भी इनको मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है, स्पीशीज़ लेवल पे भी और इकोसिस्टम लेवल पे भी इनको गुड एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करके सस्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक resource interactions, the environment and farmers management system and practices. This is the product of the millennia long development of both natural selection and human inventiveness. एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी जो है वो किस तरीके से बनी है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपस में इंटरेक्ट करते रहे हैं एनवायरनमेंट की, फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम के और प्रैक्टिसेस के। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ millennia long development of both natural selection and human inventiveness, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचुरली जो प्लांट्स कॉम्पिटिटिव लाइफ को अचीव करके सरवाइव कर पाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाते हैं। और ह्यूमन इन्वेंटिवनेस का मीनिंग यहाँ पे है कि नेचुरल सिलेक्शन प्लस ह्यूमन इन्वेंशंस के थ्रू जो कंडीशंस को अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी इन्वेंशंस की गई हैं, जो नए मेथड्स हैं उनकी इन्वेंशंस की गई हैं, वो हेल्प करती हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को सस्टेन करवाने के लिए। It is possible to identify the following aspects of agricultural biodiversity. एग्रीकल्चरल बायोडिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करवाने के लिए ये ज़रूरी है। नंबर 1, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कौन से हैं? प्लांट जेनेटिक कैपिटल इंक्लूडिंग क्रॉप्स, वाइल्ड प्लांट हार्वेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड and maintained for food, farm trees, pastures and species of rangeland, microbial and fungal genetic resources, animal genetic resources including domesticated animals, hunted wild animals,
वाइल्ड एंड फार्म्ड फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक रिसोर्सेज कौन से हैं फूड और एग्रीकल्चर के लिए? उनमें प्लांट जेनेटिक कैपिटल है। प्लांट के जेनेटिक कैपिटल इंक्लूडिंग क्रॉप्स, वाइल्ड प्लांट हार्वेस्टेड एंड मेंटेन्ड फॉर फूड। फूड के लिए फूड मेंटेनेंस के लिए वाइल्ड प्लांट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, तो दैट इज़ आल्सो गुड सोर्स ऑफ जीन्स फॉर गेटिंग द बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर। Species of rangeland, microbial and fungal genetic resources. These are all the conditions by which the new genes you can say, or you can say the genes which are at the only present at the wild level. They can be collected and reserved for the environmental benefit. Animal genetic resources including the domesticated animals, food hunted wild animals, wild and farmed fishes and other aquatic organisms. तो जो भी एक्वाकल्चरिंग की जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री की जा रही है, या अलग अलग तरीके से जो फार्मिंग की जा रही है फॉर द एनिमल्स एंड फॉर गेटिंग फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फिशेज एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उस लेवल पे इस चीज़ के ऊपर ख़ास ध्यान रखा जाता है कि जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से सस्टेन करके रखा जा सके। These are the main production units in agriculture, including cultivated and domesticated species, managed wild plants and animals, as well as cultivated and domesticated species, wild relatives. तो जितने भी उनके वाइल्ड रेलिवेंट्स हैं डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ के या कल्टिवेटेड स्पीशीज़ के, उन सबको इंक्लूड किया जाता है इन द बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर बीइंग सेव्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस. Biodiversity components that support ecosystem services that are based on agriculture. These include a number of species that contribute to the nutrient cycling, pest and disease management, pollination, pollution and sediment regulation, hydrological cycle conservation, erosion control and climate regulation, and carbon sequestration at various scales. अब यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स जो सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं. क्यों? बिकॉज दीज इंक्लूड अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो आती हैं. पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए आती हैं. पॉलिनेशन, पोल्यूशन एंड सेडिमेंट रेगुलेशन. पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल रहती हैं. पोल्यूशन और सेडिमेंट को रेगुलेट करवाने के लिए हेल्पफुल रहती हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल रहती हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंजर्वेशन इज़ द थिंग जिसके बीच में वाटर की कंजर्वेशन की जा रही है बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. एंड इरोजन कंट्रोल, सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा रहा है. एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट को रेगुलेट करवाने में हेल्पफुल है. एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एट वेरियस लेवल, और कार्बन जो मिलती है मिट्टी में और प्लांट्स तक वापस जाती है, उस लेवल को अलग अलग स्केल्स पे कंट्रोल किया जा रहा है. एबायोटिक फैक्टर्स सच एज लोकल क्लाइमेट एंड एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर है दैट हेल्प्स एट वेरी लार्ज स्केल, दैट कैन हेल्प एट वेरी लार्ज स्केल फॉर द बायो कंजर्वेशन एंड द इकोसिस्टम कंजर्वेशन. इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज़ द मेजर, आज के टाइम पे इकोसिस्टम कंजर्वेशन जो है उसके दैट इज़ द मेजर कंसर्न for the saving lives on earth, and you can say for saving our planet earth. तो इस चीज़ के लिए अगर हम कंसिडर करें कि ऑन द होल अगर जो ओजोन होल की बात की जा रही है, दैट इज़ द मेजर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आवर्स टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट इज़ द ओजोन होल. तो ओजोन होल को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग जो है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द कंजर्वेटिंग अवर बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को अगर कंजर्व किया जाता है तो अल्टीमेटली जो अर्थ का ओजोन होल जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से को अर्थ पे आने से रोकता है, ओजोन लेयर, उसको सेव किया जा सकता है, जो कि डिप्लीट होती जा रही है डे बाय डे बिकॉज ऑफ द सो मैनी काइंड ऑफ पोल्यूशंस हैंगिंग ऑन अर्थ. ठीक है, तो अर्थ को इस तरीके से सेव करने में बहुत हेल्प कर सकता है, कर रही भी है और कर भी सकता है अगर उसको एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए. तो एबायोटिक फैक्टर्स सच एज लोकल क्लाइमेट,
climatic and chemical factors and ecosystem physical structure and functioning have a determining effect on the biodiversity of agriculture. तो एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं जिनमें लोकल क्लाइमेटिक एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं. लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स में व्हेन द रेनफॉल इज़ कमिंग, व्हेन द सनशाइन इज़ कमिंग, और केमिकल फैक्टर्स की कौन कौन से केमिकल्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, व्हाट आर द केमिकल्स विच आर बीइंग ड्रेन्ड इन द सॉइल फील्ड फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्रीज, एंड कौन से केमिकल्स जो हैं जो कि हाउस होल्ड आउटपुट से बाहर आते हैं, एंड द अदर केमिकल फैक्टर्स, एंड इकोसिस्टम फिजिकल स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, एंड फंक्शनिंग हैव अ डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर. तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करने के, फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करने में हेल्पफुल है. डायमेंशंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चर. सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चर की डायमेंशंस कौन सी हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर्म एंड प्रिजर्व agricultural biodiversity, and a large number of people depend on agricultural biodiversity for sustainable livelihoods. तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को बचाने के लिए, सस्टेन, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे काम आती जा सके, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे तरीके और लोगों के काम. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम फॉर्म एंड प्रिजर्व एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी. लोगों के अपने एक्टिविटीज़ की हेल्प से ही और मैनेजमेंट से ही बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सस्टेन किया जा सकता है. Such dimensions include traditional and local awareness of agricultural biodiversity. ट्रेडिशनल एंड लोकल अवेयरनेस होने का मतलब क्या है कि गांव में जो पुराने टाइम से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को संजो के रखने के लिए, सस्टेन्ड रखने के लिए यूज़ हो सकते हैं, उनको किया जाए. एंड लोकल अवेयरनेस ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, और लोकली जो लोग एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनको अवेयर करवाया जाए फॉर द बायोडाइवर्सिटी. पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस एंड कल्चरल फैक्टर्स एज वेल एज टूरिज्म एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स. तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस, ऐसे लोग जो हैं दे मस्ट बी अवेयर कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्पसेस प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन इन द एग्रीकल्चरल लेवल, एंड कल्चरल फैक्टर्स जो कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है दैट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड विद अवर कल्चर के साथ इसका लिंक बहुत ही शुरुआत से हो रखा है. बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स जो हैं दे डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर एंड द आउटपुट गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर. तो उसके बिहाफ पे एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को स्टोर करके रखने, कंजर्व करने का एक मेथड है वो जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. एज वेल एज टूरिज़म एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, और एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स के ऊपर टूरिज़म जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. बायोडाइवर्सिटी की टर्म जो है मैंने पीछे बात ज़रूर की है, बट कम्प्लीटली मैंने बायोडाइवर्सिटी की टर्म को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है. बायोडाइवर्सिटी इज़ दी थिंग जिसके बीच में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग किस्म के हैं उनको एक साथ एक नज़रिए से देखा जाता है. दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बीच में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर कंसिडर्ड. अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो एक साथ ग्रो करते हैं किसी कल्टिवेटिंग एरिया में या किसी इकोसिस्टम में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी. एग्रीकल्चर जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है. क्यों? बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लांट के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग इकोसिस्टम से उठाए जाते हैं. तो उनको ग्रो करवाने के लिए हम एग्रीकल्चर में बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि एक प्लांट जो है वो दूसरे को किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है. It has facilitated the development of the farming systems since the first development of the agriculture some
10,000 years ago, biodiversity is the root and variation within all the plant and domesticated animal species. It is also the base of important ecosystem services for maintaining agriculture and the well-being of people. ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं वो मेंटेन करती हैं एग्रीकल्चर को और वेल बीइंग ऑफ पीपल को। यानी एग्रीकल्चर को इसलिए सस्टेन किया जा रहा है बिकॉज पिछले बहुत सारे टाइम पीरियड से द थिंग इज़ जो कि एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल बनती जा रही है और हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल बनती जा रही है, दैट इज़ यूज़ ऑफ मैक्सिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स एक्सेट्रा। तो उन चीज़ों से हट के एग्रीकल्चर को इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करवाया जा रहा है कि how the biodiversity and ecosystem can be preserved with the help of the agriculture, because deforestation is being done, has been done actually at a very vast level. deforestation के बहुत ज़्यादा लेवल तक हो जाने की वजह से एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं उस चीज़ का हार्म होता रहा है। तो फॉरेस्ट फार्मिंग इज़ द अनदर काइंड ऑफ द थिंग जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल रहती है। Biodiversity and agriculture are strongly interrelated as well as while biodiversity is essential to agriculture. Biodiversity agriculture को के लिए essential क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे organisms हैं जो कि weeds को ख़त्म करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स का काम, बायोविडिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड्स का काम कर सकते हैं। तो by this way the living organisms are helping the plants for their growth. एंड इस तरीके से बायोडिवर्सिटी जो है दैट इज़ हेल्पिंग टू एनहांस द एग्रीकल्चर एट द ब्रॉड लेवल। Yes, both encouraging and improving the sustainable agriculture through biodiversity. Maintaining this biodiversity is essential for the sustainable production of food and other agricultural products and their benefits to humanity, including food security, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स। तो इसी तरीके से जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है फूड की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, और उनके ह्यूमैनिटी के लिए उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको दे ऑल इंक्लूड फूड सिक्योरिटी। वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत आती है, यानी ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होनी चाहिए कि फ़ूड को सिक्योरली सेव किया जा सके फॉर सम टाइम, लॉन्ग टाइम पीरियड। न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आउटपुट में। एंड द लाइवलीहुड्स जो हैं, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स जो हैं दे मस्ट बी हायर इन नंबर। पहले हमने अभी किया है बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ